नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए आपके लिए भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले भारत के इतिहास से संबंधित मैं 3 वीडियो बना चुका हूं जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित। तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बहुत ही शानदार ये वीडियो है और इससे जो परीक्षा हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पसंद आने पर इसको शेयर करें और लाइक करें अपने दोस्तों में। तो चलो शुरू करते हैं हम। इसमें 200 क्वेश्चन हम कर चुके थे और हम शुरू करते हैं इससे अगला। तो देखिए दोस्तों, 201वां जो क्वेश्चन हमारा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें अपने देखना कब हुई और कहाँ हुई। तो जो इसका उत्तर है वो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि 1924 कानपुर, दूसरा 1926 इलाहाबाद, 1928 कोलकाता और 1930 फिर कलकत्ता। तो देखिए इन उसमें उत्तर आएगा 1928 दिल्ली आएगा इसमें। तो ये जो कलकत्ता है ये गलत लिखा गया है, तो इसकी जगह हमें क्या करना है, दिल्ली कर लेना है। तो दिल्ली में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका। देखिए केंद्रीय विधान परिषद जो है उसमें बम किसने फेंका। तो पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, और तीसरा है डी है ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों, इसमें भगत सिंह और बी के दत्त का मतलब बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने ही मिलकर के केंद्रीय विधान परिषद यानी केंद्रीय असेंबली में ये बम फेंका था। और इस बम का जो उद्देश्य था वो ये था, यानी किसी को मारना नहीं बल्कि अपनी बात को पहुंचाना था। तो इस तरह से इसमें ए और बी दोनों ही ऑप्शन आएंगे, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइमन कमीशन कब भारत आया। देखिए साइमन कमीशन जो है इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्हाइट मैन। तो व्हाइट मैन कमीशन इसलिए कहा था क्योंकि इसमें एक भी अंग्रेज नहीं था, सारे क्या थे, नहीं एक भी सॉरी भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। तो इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। और इसका भारत में भारी विरोध हुआ। तो देखो अपना प्रश्न क्या है, कब भारत आया। तो इसका उत्तर आएगा 3 फरवरी 1928। याद रखना, क्योंकि 1928 हम याद कर लेते हैं लेकिन 2 ऑप्शनों में दे रखा है 1928। तो 3 फरवरी 1928 में। यार इससे जुड़ी एक बात और बता रहा हूँ कि साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ उसमें लाला लाजपत राय जो अग्रणी थे, और लाला जी जो है उन्हीं का उन पर लाठियां बरसाई गई अंग्रेजी पुलिस द्वारा, और उससे वो घायल होकर के और 1 माह बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला जी की जो है मृत्यु हुई थी उनकी लाठियों से। और उस समय एक बहुत बड़ा उनका एक बयान भी था, उनका एक वक्तव्य है, तो वो याद रखिए आप कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत की कील साबित होगी। ये बहुत ही प्रसिद्ध उनका वक्तव्य है, ये हमें याद रखना है। अगला जो है 204वां जो क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह संबंधित है। देखिए बारदोली सत्याग्रह बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बारदोली सत्याग्रह ये किससे संबंधित है। तो ये है वल्लभ भाई पटेल से संबंधित। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और एक बात और बता रहा हूँ आपको कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं इनको सरदार की जो उपाधि है सरदार, ये उपाधि बारदोली की महिलाओं के माध्यम से किसने दी, गांधी ने। यानी इन महिलाओं ने पहली बार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा, तो इस तरह से इस सरदार नाम इनका पड़ गया। तो ये इसी बारदोली आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। तो इसका उत्तर होगा 1929 लाहौर। और लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर। याद रखना रावी नदी के तट पर ये अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए नेहरू जो है, नेहरू ने ये कहा था कि अगले वर्ष यानी 1929 में ये अधिवेशन हुआ, अगले वर्ष यानी 1930 में 26 जनवरी तक हम भारत को आज़ाद करवा लेंगे। यानी इसी समय घोषणा हुई थी। और चूंकि 26 जनवरी को भारत आज़ाद नहीं हुआ, और इस 26 जनवरी के दिन बहुत सारी जगह तिरंगा फहराया गया था, और इसी को एक यादगार बनाने के लिए इस तारीख को, इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का जो संविधान है वो लागू किया गया। तो कई बार आ जाता है कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। तो उसके पीछे जो कारण है वो कारण यही है
कि 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगला है अपना प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि भारत का वायसराय कौन था, ये आपको याद रखना। देखो लॉर्ड वेवल बिल्कुल उत्तर नहीं है, लॉर्ड रेडिंग बिल्कुल उत्तर नहीं है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं है, इसमें आएगा डी का ऑप्शन आएगा, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड इरविन। इसमें आपको याद भी, देखो सविनय, आप एक बात पकड़ लीजिए, इसमें वी आ रहा है वी, और इरविन में भी वी आ रहा है, तो इस तरह से कहीं न कहीं आप ये इनमें टर्म्स जोड़ लोगे तो ये कभी भी आपको भूल नहीं होगी। तो ये याद रखना है कि लॉर्ड इरविन। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किस पर भाग लिया? देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 30, 31 और 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो, इसमें भी क्वेश्चन संबंधित बताऊंगा मैं आपको। तो कांग्रेस ने किस में भाग लिया? तो आपको याद रखना, द्वितीय में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? गांधी था। ये याद रखना है कि कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी। इसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला भारतीय नेता कौन था? तो वो था अंबेडकर। ये याद रखिए, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ये ऐसा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और गांधी ने कौन से लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड बोलिए या सांप्रदायिक पंचाट बोलिए। देखिए इन शब्दों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपकी, क्योंकि कम्युनल अवार्ड हमें पता है या फिर सांप्रदायिक पंचाट हमें पता है, तो प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है इसको करने के लिए। तो देखो कम्युनल अवार्ड ये 1932 की बात है, किसने प्रस्तुत किया? देखो पहला क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, मार्गरेट थैचर, और अगला जो है वो क्या है? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसमें उत्तर जो होगा वो क्या होगा? रैमजे मैकडोनाल्ड, इसका उत्तर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। तो कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन। देखो कांग्रेस का अकेले का अगर पार्टी गठन कब किया या कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो हम पढ़ते हैं कब? 1885 में पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर याद रखना है। देखो ये याद करने हैं, 1934 में। 1934 में इसका गठन हुआ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो ये क्या है? एटक इसको शॉर्ट में कह देते हैं। तो ये व्यापार संगठन है, तो की स्थापना कब की गई? तो ये याद रखना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी एटक की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। याद रखना 1920 में इसकी स्थापना हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यानी व्यापारिक संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1920, याद रखना, ठीक है। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? एटक यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपको याद रखना, लाला लाजपत राय। बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना कि लाला लाजपत राय जो है वो एटक के पहले अध्यक्ष बने। इससे अगला जो हमारा वो देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा, देखिए ये अगर एटक पूछे तो लाला लाजपत राय, हमने उत्तर कर दिया। और अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अब देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, ये अगला ही क्वेश्चन हम कर लेंगे उसमें। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी आपको याद भी रह जाएगा भारतीय किसान सभा। अब देखो किसानों की सभा हो रही है तो बड़े सहज और आनंद के साथ हो रही, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो सहजानंद सरस्वती या फिर सहज होते हैं कौन? किसान, बहुत ही सीधे साधे होते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? ये देखो आ गए ना। तो अखिल भारतीय किसान सभा ये 1936 में हुई, आप याद रखना। अब 36 को कैसे याद करेंगे? देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, 1936 ये जो वर्ड है ना, 36 का आंकड़ा, ये हमें किस समय लेते हैं उलझन में कि 36 का आंकड़ा रहता है। तो देखो किसान जो है वो हमेशा सरकार से क्या है कि नाराजी रहते हैं, तो किसान और सरकार में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो साम्यवादी पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई? तो ये आपको याद रखना है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो आपको याद रखना है 1920 में। 1920 में स्थापना हुई अखिल भारतीय
नहीं सॉरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1920, आपको याद रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में। और 1920 में ही किसकी स्थापना हुई? एटक की, यानी अखिल भारतीय कांग्रेस, वो ट्रेड यूनियन, वो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? देखो, करो या मरो का मंत्र किसने दिया है? ये दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का 1942 में। और क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपको याद रखना है, प्रत्येक चीज़ बता रहा हूँ मैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, उस दौरान महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, करो या मरो। इससे अगला देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो भारत छोड़ो आंदोलन, देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी को जोड़ दिया इसने। तो देखो इसमें तारीख दे दी, तो 1942 में हुआ था, लेकिन 42 सब में दे दिया इसने। तो आपको याद रखना 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, और ये अंतिम आंदोलन था। इसके बाद 47 में तो भारत आज़ाद ही हो गया था। तो 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें एक बात और भी याद रखना है कि इसको नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस आंदोलन जैसे शुरू होगा तो उसी रात से पहले ही क्या कर लिया, जो प्रमुख नेता थे उन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, और ऑपरेशन जीरो आवर चलाए थे, कि अभियान चलाया था ऑपरेशन जीरो आवर। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑपरेशन जीरो आवर, तो ये चलाया था वो अभियान इन नेताओं को पकड़ने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में। ये आपको याद रखना है। इससे आगे देखिए, अगला जो हमारा 17वां जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये क्या हुआ इसके, कई बार एक काम नहीं करता है ये। देखो, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज की जो है इसमें दे दिया कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस। कई बार हम गलती ये कर देते हैं कि आज़ाद हिंद फौज जब भी आती है तो हम सुभाष चंद्र बोस कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सुभाष चंद्र बोस को 1943 में इसकी कमान सौंपी गई थी, जबकि इसके संस्थापक नहीं है। आज़ाद हिंद फौज जो है वो कैप्टन मोहन सिंह, याद रखना, कैप्टन मोहन सिंह ने रास बिहारी बोस के सहयोग से किया, लेकिन जो मुखिया था वो कौन था? कैप्टन मोहन सिंह, आपको याद रखना है। तो कैप्टन मोहन सिंह इसका उत्तर आएगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस को तो 1943 में इसका सुप्रीम जो कमांडर है वो बनाया गया था। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर। देखो, ये आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार, इन दोनों में अंतर है। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करें थी सिंगापुर में, याद रखना, सिंगापुर में। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करी थी सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ये अच्छे से आपको याद रखिए, 15 अगस्त 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ और इसे स्वतंत्र हुआ। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, पहला दे दिया सी राजगोपालाचारी, बिल्कुल गलत है। लॉर्ड वेवल, सचिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, ये बिल्कुल सही उत्तर है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो, आप ये देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी बने, जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके बारे में क्वेश्चन करेगा तो प्रथम भारतीय कौन था? तो राजगोपालाचारी। और अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम वैसे आ जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीय शब्द दे दे राजगोपालाचारी। एक बात और भी है, यदि आपको ये दे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम यदि दे दे तो सी राजगोपालाचारी आएगा, लेकिन अंतिम अंग्रेज दे दे तो लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। देखो, इस चीज़ को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम। देखो, यहाँ भी स्वतंत्र भारत के प्रथम, लेकिन यहाँ भारतीय शब्द दे दिया, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा? सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी बोलिए, या सी से क्या बन गया? चक्रवर्ती। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र। देखो, वहाबी आंदोलन, इसका जो प्रमुख केंद्र, देखिए, ये आंदोलन जो था ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था, और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था पटना। पटना यानी बिहार की राजधानी।
तो पटना जो है ये वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, याद रखना, वहाबी आंदोलन। इसके बाद देखो कबीर के गुरु कौन थे? कबीर को हम अच्छे जानते हैं, संत कबीर, कबीर के दोहे आते हैं। तो इनके जो शिष्य थे वो रामानंद थे, याद रखना। कबीर जो है उनके शिष्य कौन थे? रामानंद थे, याद रखना। और रामानंद पहले संत थे जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेके आए और हिंदी में अपने उपदेश दिए। तो हिंदी में उपदेश देने वाले पहले संत कौन थे? रामानंद, और ये कबीर के गुरु थे। इसके बाद अगला है, देखो कबीर की शिष्य देखो, नहीं है, रामानंद के शिष्य कबीर थे, और ये इसके अलावा रैदास है, ये भी तो आपको याद हो जाएगा ही। इसके बाद देखिए भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार, तो इसका उत्तर क्या होगा? शंकराचार्य, यानी ऑप्शन बी होगा कि दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे वो कौन थे? शंकराचार्य, याद हो जाएगा आपको, शंकराचार्य दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले। इसके बाद देखिए दार्शनिक आधार होता क्या है? दार्शनिक आधार देखो भक्ति को इहलोक से जोड़ना, ये आपको ध्यान में रखिए, यानी ईश्वर से जोड़ देना। अपने जो भी वो प्रवचन दे रहे हैं उसको साक्षात्कार ईश्वर का बता देना, यानी इहलोक की बात, परलोक की बात करना, वो दार्शनिक आधार होता है। अगला है, निम्न में से किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? देखो सिराज हिंद ये कहा जाता है किसको? जौनपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जौनपुर को। जौनपुर को उसके ऐतिहासिक वैभव और उसकी विरासत, सांस्कृतिक विरासत के कारण जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। ये आपको याद रखना, जौनपुर को, न कि कन्नौज मत कर लेना, जौनपुर इसका उत्तर आएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद, देखो इससे पहले हमने पढ़ा भी है, कृष्णदेव राय की प्रमुख जो पुस्तक है वो क्या है? अमुक्त माल्याद है, और ये तेलुगु भाषा में लिखा गया। इसमें किसमें? तेलुगु भाषा में। तो कृष्णदेव राय अमुक्त माल्याद प्रमुख रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किस भाषा में है? तेलुगु भाषा में। निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आंध्र भोज के नाम से भी किसको जाना जाता है? कृष्णदेव राय को ही जाना जाता है, कृष्णदेव राय को जाना जाता है आंध्र भोज, यानी राजा जो भोज हुआ था वो अपने जो है इस उसके लिए प्रसिद्ध था। इस तरह से शक्तिशाली में भी, जनता की सेवा करने में भी राजा भोज का अग्रणी नाम था। इसी तरह कृष्णदेव राय को भी उसके समतुल्य रखा जाता है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन क्या है? लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो जो लीलावती पुस्तक है वो देखिए गणित से संबंधित है, अच्छे से याद रखिए, गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? भास्कराचार्य, याद रखिए, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ये इसके लेखक हैं लीलावती। तो लीलावती एक महिला हुई है जो गणित में बहुत ही निपुण थी, तो उसके नाम से लीलावती पुस्तक लिखी गई है। इसके आगे देखो, किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? तो देखिए हमें पढ़ते हैं गेहूं का मिला, धान यानी मिला, ये धान चावल का भी मिला, जौ को यव कहते थे ये भी मिला है, ये मिला है, दाल का कोई नहीं मिला, ये याद रखिए। तो इसमें क्या जाएगा? दाल मिल जाएगी, दाल। तो ये उत्तर आ जाएगा, इसमें उत्तर क्या आएगा? दाल, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, किस फसल के उत्पादन से के संबंध में सैंधव स्थलों के कोई प्रमाण नहीं मिला। तो इस तरह से आपको ये बात याद हो जाएगी। अब इसके बाद देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 229 क्वेश्चन कर लिए ना। अब 230वां जो क्वेश्चन है वो देखिए हम, निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं? देखो त्रिपिटक, देखो एक बात याद रखिए आप, त्रिपिटक जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। किस किस में है त्रिपिटक? ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये हमने पढ़ा है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जातक जो है ये नहीं है। जातक क्या है? बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ, ये याद रखना। जातक क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियाँ उसको जातक कहा जाता है, जातक है, तो ये याद रखना आप। और आगम जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो ये तो बौद्ध ग्रंथ कहानियाँ हैं, और ये 3 पिटक हैं, यानी ज्ञान की 3 टोकरियाँ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो कौन सा नहीं है ये पूछा, तो जातक इसमें उतर आ जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया? तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए ये बात है 1939 की। तो ये अधिवेशन है त्रिपुरी अधिवेशन।
तो त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन, इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और त्रिपुरी अधिवेशन में आपको ध्यान में होना चाहिए, गांधी से इसका विवाद हो गया था और इनके जो विरुद्ध जो खड़े थे वो कौन थे, पटाभी सीतारामैया, जो कांग्रेस के इतिहास में इन्होंने पुस्तक लिखी भी है। तो पटाभी सीतारामैया को बुरी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने हराया था और इस हार के बाद गांधी ने कहा ये हार पटाभी सीतारामैया की नहीं, मेरी हार है। तो इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने उसकी नाराजगी देखते हुए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और यही सबसे बड़ी गलती थी और भूल थी किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। और कांग्रेस पूरी तरह से किसके हाथ में आ गई, गांधी के हाथ में आ गई। और गांधी जो है उसके बारे में आप जितना ज़्यादा जानोगे उतना ही नफरत हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा न जाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा आपके मन में भाव है वही बना रहेगा, क्योंकि गांधी ने कभी नहीं चाहा भारत आज़ाद हो। गांधी अंग्रेज़ों के सबसे विश्वस्त मित्रों में से एक थे। पहले मैं भी नहीं मानता, लेकिन उसके बाद गहन रिसर्च और जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद ये बात सामने आई। इसके बाद अगला है 232 का जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। शहीद आजम उपाधि किसे सम्मानित किया गया। शहीद आजम किसको कहा जाता है, ये हमें अच्छे से पता है, ये भगत सिंह के लिए प्रयोग हुआ ये वर्ड, ये शहीद आजम भगत सिंह के लिए। देखो शहीद आजम ये ही बड़ी आनी चाहिए, बच्चे ने लिख दिया गलत। तो शहीद आजम भगत सिंह के लिए ये प्रयोग हुआ है। 233 में देखिए क्या है प्रश्न, बौद्ध धर्म का, देखो इनका इंकलाब जिंदाबाद प्रसिद्ध नारा था, ये याद रखिए। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है। बौद्ध धर्म का देखिए इसमें दे दिया अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, त्रिपिटक। देखो ज्ञान की टोकरियाँ, इससे पहले भी आया था कि कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये जो तीनों पिटक हैं, इन तीनों पिटकों को संपूर्ण सार कहा जाता है किसका, बौद्ध धर्म का, यानी टोकरी है एक प्रकार की ये आपको याद रखना है। इसके बाद है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या। देखो ऋग्वैदिक समाज जो है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो वो आपको याद, देखो इसमें दे दिया ग्राम, विश्व, कुल या परिवार, ये सही है बिल्कुल, कुल या परिवार, यानी कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, इस तरह से था। तो कुल जो है ना, कुल यानी परिवार, कुल या परिवार, इस परिवार से मिलकर के जो है वो गांव बनते थे। तो कुल जो है वो सबसे छोटी इकाई पूछा है। अगर आज पूछे जाए कि सबसे छोटी इकाई, तो वार्ड जो है सबसे छोटी इकाई है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 235, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में किसे बनाया। तो आय का सबसे जो मुख्य साधन बनाया वो चौथ और सरदेश मुखी, ये याद रखिए करते हैं, चौथ और सरदेश मुखी, यानी ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर होगा डी, ये आपको याद रखना है अच्छे से, क्या उत्तर होगा, डी उत्तर होगा, यानी चौथ और सरदेश मुखी दोनों ही ये शिवाजी के आय के प्रमुख साधन थे। अब 235 क्वेश्चन के बाद मैं आपको, देखो बार बार ये आया है क्वेश्चन हमारा कि बौद्ध संगीत या बौद्ध सभाएं, और तो इससे संबंधित क्वेश्चन जब मैं पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था कि आपको मैं एक विद ट्रिक पढ़ाने वाला हूं कि बौद्ध सभाएं या संगीतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, बार बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बौद्ध सभाएं जो है वो 4 सभाएं हुई है, बौद्ध संगीति या सभाएं एक ही बात है। तो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो समय तो आपको याद करना पड़ेगा। 483 ईसा पूर्व, यानी ये तो है महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी मृत्यु के तुरंत बाद, ये 100 साल बाद में देखो उल्टी चलती है, ये भी मैंने एक टॉपिक छोड़ रखा है। और फिर 255 और ये प्रथम सदी। लेकिन इसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई। तो इसके लिए और अध्यक्ष कौन था और शासन काल किसका था, इनको मैं एक ट्रिक से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थान से संबंधित जो है स्थान से संबंधित जो बातें हैं कि पहला स्थान राजगृह यानी पहली संगीति, दूसरी है वैशाली में, तीसरी है पाटलिपुत्र में और चौथी है कुंडलवन। इसको देखो किस तरह से याद करना है, इसके लिए मैंने एक छोटी ट्रिक बनाई। देखो स्थान का मैंने लिख भी रखा है कि राज वैसा पाट कुंडलवन जैसा, राज वैसा पाट। अगर ये वर्ड आपको याद हो जाएगा तो इससे आप आसानी से चारों जो स्थान है वो याद कर सकते हैं। राज वैसा पाट कुंडलवन जैसा, तो राज से क्या बन गया राजगृह, वैसा से वैशाली, और पाट से पाटलिपुत्र, और कुंडलवन जैसा कुंडलवन। तो ये आप 2-3 बार यदि याद करेंगे तो आपको स्थान याद हो जाएंगे। राज वैसा पाट राजपाट तो बोलते ही है, तो राज वैसा पाट कुंडलवन जैसा याद हो गया। अब इसी तरह अध्यक्ष जो याद करना है वो भी देखो याद हो जाएगा। इसमें मैंने एक बताया है, देखो शासक जो है ये शासन वाला नीचे आएगा, लेकिन मैं पहले ये बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है, पहले ये बता देते शासन काल वाला, ये क्यों लिख रखा है पहले शासक। तो शासक का जो है वो क्या, देखो आजा काला शोक कनिष्क के दरबार में,
यानी शासनकाल किसका, आजा, आजा से अजातशत्रु, आजा काला अशोक यानी काला अशोक, काला अशोक से ही हमें दो चीज लेनी है, काला अशोक और अशोक दोनों जुड़े हुए हैं, तो काला अशोक, काला अशोक से दो, काला अशोक खुद भी और अशोक भी दोनों ही जुड़े हुए हैं। किसके दरबार में आना है, कनिष्क के दरबार में, तो चौथा कौन हो गया, कनिष्क के दरबार में, ये हमें याद करना है। अब देखो इसमें ये मैं बता रहा हूं आपको, ये जो अध्यक्ष हमने छोड़ दिया था महाकश्यप, साबकमीर और मोगलीपुत्र और अश्वघोष, इसको कैसे याद रखें, देखो इसमें अध्यक्ष के ये रहा ना, मैं कैसे छोड़ गया था, अध्यक्ष को छोड़ ही गया था, पहले लिख ही रखा था। तो महासभा में मोगली अश्व लेकर आया, देखो महासभा में मोगली अश्व लेकर आया, तो महासभा में क्या लेकर आया, मोगली अश्व लेकर आया, ये था ही पहले से, देखो मेरे ध्यान नहीं है, तो ये अध्यक्ष के लिए है, महासभा में मोगली अश्व लेकर आया, तो महासभा से महाकश्यप, ठीक है, सभा में आपको ये देखो महा और सभा, सभा से साबकमीर याद रखना है, याद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मोगली से मोगली पुत्र और अश्व लेके अश्व घोष, अश्व घोष के साथ वसुमित्र भी याद रख लेना आप, तो इस तरह दोनों ने अध्यक्षता की थी, तो ये हो जाएगा। तो स्थान का हो गया क्या, राज वैसा पाठ कुंडलवन जैसा, अध्यक्ष का क्या हो गया, महासभा में, यानी महा से महाकश्यप, सभा से साबकमीर, और मोगली अश्व लेके आया, मोगली से मोगली पुत्र और अश्व लेके आया। तो इस तरह से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक जरूर कर दें इसको। शासन काल में देखो अजातशत्रु, आजा, काला अशोक, काला अशोक से काला अशोक भी और अशोक भी, और कनिष्क के दरबार में, कनिष्क कश्मीर का राजा था, ये पहली सदी में। ये तो ये आपको ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि जो स्थान है कहाँ, राजगृह, वैशाली, अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा अशोक जो है ना, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है, अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई, तो आपका उत्तर होगा, कौन सी उत्तर हुई ये, तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। और जैन संगीति पहली हुई यहाँ, ये याद रखना, जैन संगीति टोटल 2 हुई, तो उसमें दूसरी वल्लभी गुजरात में, तो पहली कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में, लेकिन बौद्ध संगीति तीसरी हुई। अब इसके बाद देखिए एक दो और बातें बता रखी इसमें। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, ये अच्छी बात है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, यानी हीनयान और महायान। ये भी बात आई थी, हीनयान और महायान किसके भाग हैं, तो आपको आ जाएगा उत्तर बौद्ध धर्म की। और प्रश्न है कि ये पूछ ले कि किस समय, किस बौद्ध संगीति के दौरान ये 2 भागों में विभाजन हुआ, तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी कनिष्क के काल में, कुंडलवन कश्मीर में, तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान वो है जो बौद्ध धर्म की बातों को यूं के यूं मानता है, महायान यानी परिवर्तन के साथ, समय के साथ परिवर्तन किया, वो महायान है। एक वर्ड आता है उपसंपदा, क्या है, उपसंपदा है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहते हैं, क्या, बौद्ध उपसंपदा। और इसके लिए 15 वर्ष आयु न्यूनतम निर्धारित की गई थी, यानी बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए जो प्रक्रिया थी उसको उपसंपदा कहते थे, और इसके लिए न्यूनतम जो आयु थी वो क्या थी, 15 वर्ष। तो इस तरह दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये पूरा हुआ। तो ये 235 क्वेश्चन जो है इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो आप इसको अपने दोस्तों में लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके बाद मैं विश्व इतिहास से संबंधित भी जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अपने। तो वही क्वेश्चन है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें मैं नहीं पढ़ाता, जो आपके कंपटीशन के लिए लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, वही टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ, विश्व इतिहास। तो उसके लिए आज ही आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।